आज हमारे साथ खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी हैं। ये ऐसे जुझारू व्यक्तित्व इनका है कि तमाम एनडीए सरकारों में मंत्री रहे हैं और अपनी पार्टी के इकलौते प्रतिनिधि हैं, सरकार में मंत्री हैं और जिनका जन आधार महाराष्ट्र में काफी व्यापक है, खासकर दलितों में, कुलचितों में और वंचित लोगों में। अठावले साहब से हम बात करेंगे कि इनका मंत्रालय किस तरीके से काम कर रहा है। अठावले साहब, आपका स्वागत है। सामाजिक न्याय मंत्रालय में आपके अब तक के कार्यों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? किन किन कार्यों पे आपकी प्राथमिकताएं रही हैं? एक तो मेरा मंत्रालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है। जी जी जी। एक तो भारतीय संविधान ने, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने और संविधान सभा ने मतलब अपने संविधान में जो वंचित घटक है, दलित है, आदिवासी है, पिछड़े है, ऐसे लोगों को सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने की बात की है। जी जी। सामाजिक समानता के साथ साथ समाज में आर्थिक समानता भी आनी चाहिए। जी जी, संविधान ने अपना एक मूल्य स्वीकारा है। जी जी। और इसीलिए मेरा मंत्रालय जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार मैं 9.25 साल से उनके मंत्रिमंडल में मंत्री हूँ। जी जी। और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ने मुझे मंत्री को बनाया है। बिल्कुल। एक तो बात ये सही है कि मेरे मंत्रालय का लोकसभा में एक भी मेंबर नहीं है जी। उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे तीसरी बार उनके मंत्रिमंडल में लिया है। इसका कारण यह है कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्ट्रॉन्ग फॉलोअर हूँ। जी जी। मैं दलित, वंचित और सभी मागास वर्ग के लोगों के लिए काम करने वाला मैं कार्यकर्ता हूँ और इसीलिए मुझे सामाजिक न्याय मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी है। जी। तो मेरे मंत्रालय में तो सामाजिक समानता की भूमिका भी है, आर्थिक समानता की भूमिका भी है। जी जी, बिल्कुल। मेरे मंत्रालय के अंतर्गत जो शेड्यूल कास्ट है, डीएनटी है, ओबीसी है, दिव्यांगजन है, ट्रांसजेंडर है, सीनियर सिटीजन है, अनाथ है, ऐसे लोगों की संख्या मेरे मंत्रालय के अंतर्गत है। जी। और कम से कम देश के पॉपुलेशन का कम से कम 75-80% पॉपुलेशन मेरे मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जी जी। और उसमें हमारा एक नशा मुक्ति का एक अभियान है। पूरे भारत के तमाम जिलों में हमने नशा मुक्ति अभियान शुरू किया है। जी। नशे से अनेक लोगों की फैमिली बर्बादी होती है। नशे से मतलब उनका बॉडी और शरीर पूरा खत्म हो जाता है। और इसीलिए मतलब सभी लोगों ने नशा नहीं करनी चाहिए। इसीलिए नशा मुक्त भारत अभियान हमने शुरू किया है। जी। उसके साथ साथ मेरे मंत्रालय के अंदर ओल्ड एज होम की स्कीम है। जी। बहुत सारे आजकल के बच्चे, मॉडर्न बच्चे पढ़ाई करते हैं, माँ बाप उनको मतलब भूखे रहकर उनको मतलब शिक्षा देते हैं, भेजते हैं, कॉलेज में भेजते, उच्च शिक्षा में भेजते हैं। लेकिन जब शादी होती है तब शादी के बाद उनको माँ बाप अपने घर में रहना ठीक नहीं लगता है। ऐसे अनेक माँ बाप हमारे पास आते हैं और उनके लिए हमने ओल्ड एज होम की स्कीम शुरू की है। डे केयर होम की स्कीम हमने शुरू की है। तो अनेक हर जिले में एक ओल्ड एज होम देने का हमारा संकल्प है। अभी अनेक जिलों में हमने ओल्ड एज होम दिया है। जी जी। उसके साथ साथ जो वंचित वर्ग के लोग है, शेड्यूल कास्ट के लोग है, ओबीसी के तो लोग है, डीएनटी के लोग है, ऐसे लोगों को, ऐसे नौजवानों को स्किल ट्रेनिंग देने का भी प्रोग्राम हमारा है। उससे वो अपने छोटे मोटे उद्योग शुरू करके वो अपने पैर पर खड़ा रहेगी। और हमें गुलाम किसी का नहीं हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बताया था कि गुलामों को गुलामी की पहचान करके देना चाहिए, तो ही वो मतलब बंड करके उठेगा। इसीलिए हम लोग मतलब जागरूकता निर्माण करने का काम करते हैं। हर जिले में सामाजिक समानता निर्माण करने के लिए प्रयत्न करते हैं। मंत्री जी, दलित, पिछड़ों और वंचित वर्ग के लिए आपकी सरकार ने क्या ठोस पहले की है जो कदम पिछली सरकारों ने नहीं उठाया है? अब तो पिछली सरकारों ने कुछ कदम उठाए थे, लेकिन जितने उठाना चाहिए तो उतने नहीं उठाए थे। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब आने के बाद उन्होंने मतलब जो गरीब लोग हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं, ऐसे लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लाने का प्रयत्न किया और कम से कम 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लाया है। जी जी जी। जिस तरह गरीब वंचित घटक के लोग हैं उनके लिए कोविड के कार्यकाल में उनको एक फैमिली में जितने लोग हैं उसमें एक के नाम पर 5 किलो अनाज देने का जो मिल रहे हैं। अगर 5 लोग हैं तो 25 किलो, 25 किलो है, 10 लोग हैं तो
बिल्कुल बिल्कुल किलो है। तो इसी तरह का भी एक प्रोग्राम हाथ में लिया जी जी और उससे पेट भर खाने का मौका सब लोगों को मिला है। दूसरा, हमारे मंत्रालय ने एक भी निर्णय लिया है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो मेमोरियल थे कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं पूरी हुई थी, 26 अलीपुर रोड जहाँ बाबा साहब ने संविधान लिखा था, जी जी वहाँ कांग्रेस के कार्यकाल में मैंने अनेक बार प्रयत्न किया था, लेकिन उनके तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिला था। जी जी लेकिन मोदी साहब को मैं एक बार मिला और उनको बोला कि भाई बाबा साहब ने जहाँ संविधान लिखा है वह एक सुंदर मेमोरियल होना चाहिए। तो कम से कम 150 करोड़ से ज्यादा का मेमोरियल वहाँ बन गया है। जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर सेंटर था अपने अली मेरिडियन होटल के बाजू में, इंडिया गेट के बाजू में, वहाँ खाली ऑफिस पड़ा था। लेकिन मोदी जी आने के बाद 350 करोड़ रुपए खर्चा करके हमारे शास्त्री भवन के बाजू में डॉक्टर अम्बेडकर सेंटर बनाया है। वहाँ बाबा साहब के 3 स्टैचू खड़ी किए है। वो अनेक हॉल उधर है, भीम नाम का एक हॉल उधर बनाया है। तो वो भी मतलब काम किया है। उसके साथ साथ मुंबई में हमारा हिंदू मिल की जगह थी, अनेक सालों से मांग कर रहे थे। और वहाँ चैत्य भूमि है जहाँ बाबा साहब का अंतिम संस्कार हुआ था। तो उसके बाजू में 12.5 एकड़ जमीन हिंदू मिल की थी, जिसकी कीमत 3,600 करोड़ रुपए थी। तो वो जमीन बाबा साहब अम्बेडकर जी के मेमोरियल के लिए मैं देवेंद्र फडणवीस जी और मैं उनको साहब को मिला और फौरन उन्होंने उसको मंजूरी दी। और अभी कम से कम 1200-1300 करोड़ रुपए खर्चा करके वहाँ दादर में बाबा साहब मेमोरियल बन रहा है। वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का वो स्मारक होगा और वहाँ बाबा साहब का स्टैचू 3.5 फीट का और फाउंडेशन 100 फीट का, ऐसा 450 फीट का स्टैचू वहाँ खड़ा होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का गुजरात में जो स्टैचू है वो सबसे ऊंचा है। उसके बाद अगर जिसका स्टैचू ऊंचा होगा तो बाबा साहब का है, मतलब मंत्री जी होगा। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि समाज में जातीय भेदभाव पूरी तरीके से समाप्त हो गया है? मुझे लगता है कि जातीय भावना जो है ये शहरों में नजर नहीं आती है जी। आजकल इंटरकास्ट मैरिज बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। कम से कम 2-2.5 लाख से ज्यादा इंटरकास्ट मैरिज हर साल में होते हैं। जी। और एक जमाना था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के टाइम पर जो अनटचेबिलिटी थी बहुत भारी थी, लेकिन आज शहरों में अपने को नजर नहीं आती है। देहातों में भी मतलब दलितों को सपोर्ट करने वाले सवर्णों की संख्या बहुत बड़ी है। लेकिन कुछ लोग जो है उनके दिमाग में और भी आज मेंटेलिटी ऐसी है कि ये अनटचेबल है, ये तो दलित है, शिक्षा भाव है, तो उनको आज भी गाँव में मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता है और गाँव के कुएं में पानी भरने के लिए नहीं मिलता है। तो इसी तरह आज भी अनटचेबिलिटी, अगर कोई घोड़े पर बैठकर अगर बारात निकाल देता है दलित नौजवान शादी के टाइम पर, तो वो लोग उसका बारात रोकते हैं। आज भी ऐसी मेंटेलिटी है, लेकिन कम हुआ है। अब कम हुआ है। हाँ, मतलब अभी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन एट्रोसिटी आज भी होती है और एट्रोसिटी की संख्या बढ़ने का कारण ये है कि दलितों में जागृति आई है, वो करते नहीं है। उनको लगता है कि बाबा साहब का संविधान हमारे साथ है, देश हमारे साथ है, तो इसीलिए मतलब संख्या थोड़ी अपने को नजर आती है। मंत्री जी, समान अवसर आयोग इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन की मांग लंबे समय से हो रही है, आपका और आपके सरकार का इस पे क्या रुख है? नहीं मतलब क्या, मैं समझा नहीं। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन सरकार बना पाएगी ताकि दलितों को इक्वल मौका मिल पाए? इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए कमीशन का मांग है, उस पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है। लेकिन जिस तरह हमारे मंत्रालय के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट कमीशन है, ओबीसी कमीशन है, सफाई मजदूर कमीशन है, हमारा NSF-DC जो है वो हमारा फाइनेंस नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, वेंचर कैपिटल फंड नाम की स्कीम है। तो वैसे अनेक स्कीम के माध्यम से हम दलितों को न्याय देने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन सबको अपॉर्चुनिटी देने वाला जो कमीशन है जी, उस पर विचार किया जा सकता है। बिल्कुल। मंत्री जी, दलित अत्याचार के मामलों में तेज न्याय सुरक्षा के लिए आपकी क्या नीति है? हमारी नीति है कि ये विषय वैसा राज्य सरकार के हाथों में आता है। जी। पुलिस यंत्रणा राज्य सरकार के पास होती है, लेकिन केंद्र सरकार उनको गाइडलाइन देती है। जो दलित पर अत्याचार होते हैं उसके लिए मुख्यमंत्री ने राज्य के साल में 2 बार एक मीटिंग बुलानी चाहिए, रिव्यू लेना चाहिए। अत्याचार क्यों बढ़ रहे हैं, उसके कारण क्या है, उसको खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए, ये जिम्मेदारी हमने राज्य सरकार को दी है। उसके साथ जो डीएम होते हैं उन्होंने हर महीने में एक मीटिंग लेकर उसका रिव्यू लेना चाहिए और अत्याचार ना हो इसके लिए
समाज में जागरूकता निर्माण करने की आवश्यकता है, उसके लिए तो दक्षता समिति होती है, इसी तरह का प्रयत्न होता है। जी मंत्री जी, आप कई वर्षों से, इनफैक्ट मोदी जी के शुरुआती दिनों से कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको सरकार ने उचित सम्मान दिया है, आपकी पार्टी की अपेक्षाओं के मुताबिक आपकी इज्जत हो रही है? हाँ, मुझे लगता है कि मेरी इज्जत बहुत अच्छी हो रही है। मोदी जी मेरा बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मोदी जी को आज तक इसने हंसाया नहीं, लेकिन मैंने पार्लियामेंट में उनको हंसाया है जी। और हंसाने को वैसे नहीं है, लेकिन मेरा भाषण सभी लोग अप्रिशिएट करते हैं जी। और मोदी जी मेरे ऊपर बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए मेरे कितने एमपी है इसका विचार ना करते हुए उन्होंने मुझे अपने मंत्रिमंडल में जिम्मेदारी दी है। इसीलिए मेरी पूरी तरह मेरी इज्जत मंत्रिमंडल में होती है, मेरी पार्टी की इज्जत होती है और इसीलिए मैं यहाँ खुश हूँ। मेरे ऊपर बिल्कुल मेरे मन में कोई नाराजगी बिल्कुल नहीं है। जी मंत्री जी, दलित आंदोलन और राजनीति के बदलते स्वरूप को आप किस तरीके से देख रहे हैं? दलित आंदोलन, पॉलिटिकल चेंज जो आ रहा है, उसको किस नजरिए से देख रहे हैं? तो दलित आंदोलन जो है, अभी हर एक आदमी को पॉलिटिकल कोई ना कोई तो सत्ता मिलनी चाहिए, इसी तरह की भावना थोड़ी ज्यादा बढ़ रही है। बिल्कुल, इसीलिए जहाँ सत्ता मिलती है वहाँ दलित समाज के लोग एक्टिव से जाते हैं। जी जी। लेकिन दलित आंदोलन जो हमने दलित आंदोलन दलित पैंथर के टाइम पर किया जी जी, और आपको मालूम होगा कि मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को बाबा साहब का नाम देने की मांग हमने की थी और वो 17 साल तक हमने आंदोलन चलाया। बिल्कुल, तो लोग रोज मतलब आंदोलन मोर्चे लाखों की संख्या में निकालते थे। जी जी। तो आज थोड़ा आंदोलन का स्वरूप बदल गया है, लोग ज्यादा आंदोलन में ज्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। जी जी। लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ अन्याय होता है वो आंदोलन होना चाहिए और आंदोलन का मतलब किसी सरकार के विरोध में नहीं, मांगों को लेकर आंदोलन होना चाहिए। जिस तरह हमने किया था कि भाई झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को पक्का मकान मिलना चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, भूमि उनको जमीन मिलनी चाहिए और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारा अधिकार दे दिया उसके मुताबिक हमको नौकरियां मिलनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण मिलना चाहिए। इसी तरह मांगे करके हमने आंदोलन भी किया है। बिल्कुल मंत्री जी, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत आज कितना साकार हुआ है? मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के सपनों का भारत आज मजबूत हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी को इंटेलेक्चुअल के नाते दुनिया के लोग जानते हैं जी। और इंडियन डेमोक्रेसी इज द बेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। बिल्कुल, हमें किसी ने डेमोक्रेसी अमेरिका ने और इंग्लैंड से सिखाने की आवश्यकता नहीं है। डेमोक्रेसी का जो उगम है ये इंडिया में हुआ है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के टाइम पर जो भिक्खू में कोई विवाद होता था तब वहाँ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय मतलब जो बहुमत का निर्णय होता है उसको एक्सेप्ट करके हमें आगे चलना है। इसीलिए बाबा साहब की डेमोक्रेसी जो बाबा साहब ने बुद्ध के विचारों को ध्यान में रख के विश्व शांति का विचार ध्यान में रखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने संविधान में अशोक चक्र है और हमारा जो ये स्तंभ है, वैसे कई मुद्दे जो है हमारे बुद्धिज्म के मतलब हमारे संविधान में है। हमारे फ्लैग में अशोक चक्र जो नजर आता है वो भी सम्राट अशोका के माध्यम से नजर आया है, जो शांति का प्रतीक है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान का भारत साकार हो रहा है, मजबूत हो रहा है और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीबी हट रही है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर वर्ग को न्याय मिल रहा है। सबका साथ सबका विकास का नारा देकर नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, पारसी हो, लिंगायत हो, सभी धर्मों को न्याय देने की भूमिका रखी है और इसीलिए भारत अभी मजबूत हो रहा है। आज भारत की इकोनॉमी 4 नंबर पर आई है। 1-1.5 साल के अंदर हम 3 नंबर पर जाएगी और हमारे 5 साल पूरे होते होते हम 2 नंबर पर जाएगी और एक दिन मुझे पूरा विश्वास है इंडियन इकोनॉमी अमेरिका से भी आगे जाएगी और अमेरिका की जगह इंडिया ले सकती है, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मंत्री जी, अभी आपने अमेरिका का नाम ले लिया, पिछले दिनों ट्रंप ने कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था डेड है। मुझे लगता है कि ट्रम्प जी एक बड़े नेता है, रिपब्लिकन पार्टी के वो नेता है, मैं भी रिपब्लिकन पार्टी का हूँ, तो मुझे लगता है कि उनका जो कहना है कि वो अभी क्यों हमारी इकोनॉमी को डेड बोल रहे मालूम नहीं है और वो तो डेड बोल रहे हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है।
क्योंकि भारत अभी 4 नंबर पर अभी 4 महीना पहले आया है जापान से जोड़कर। तो इंडियन इकोनॉमी को डेट कैसी हो सकती है जी। और हम अमेरिका की इकोनॉमी को डेट नहीं बोलते, अमेरिका की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। बिल्कुल। उसी तरह ट्रम्प साहब ने भी भारत के बारे में उनके हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, मोदी साहब के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे हैं और उन्होंने हमारी इकोनॉमी के डेट बोलना वो बोले हैं, लेकिन अभी उस पर हमारा जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो उसके संबंध में कोई मतलब वक्तव्य जारी करेगी, लेकिन जरूर मोदी साहब उनके साथ बात करके जरूर और भी अमेरिका के साथ अपने संबंध अच्छे रहना अपने देश के विकास के लिए बहुत आवश्यक प्रभाव है। अमेरिका सबसे बड़ी कंट्री है, सबसे वहाँ उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी स्ट्रांग है और उनके सहयोग से भारत भी आगे बढ़ रहा है, हमारे सहयोग से अमेरिका भी आगे बढ़ रहा है। मंत्री जी, आप लंबे समय से शायरी और हास्य के माध्यम से भी जनता से जुड़े रहे हैं। राजनीति में हास्य की क्या भूमिका होनी चाहिए? एक आध आपकी मनपसंद कविता हो जाए तो बड़ी खूबसूरत बात होगी। मुझे लगता है कि एक तो राजनीति में मतलब मुझे लगता है कि जो कविताएं होती है तो मैं थोड़ा बैठ कर मैं विषय जो होता है उस पर मैं लिखता हूँ जी, और इसीलिए मैंने तो ये अनेक बार बोला है जी कि अपने देश में नरेंद्र मोदी जी की जब तक आंधी जी जब तक नरेंद्र मोदी जी गए देश में आंधी, कैसा प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी जी। गाँव गाँव की बोल रही दादी जी, गाँव गाँव की बोल रहे दादी, राहुल गांधी कब करेंगे शादी जी। तो इसी तरह मतलब हम कभी बैठकर कविता करते हैं जी जी। तो कविता तो लोगों को थोड़ा सा जी साहित्य समाज का दर्पण है जिसके माध्यम से आप करते आए हैं। मंत्री जी, आपके अनुसार सामाजिक न्याय की अवधारणा आज भी प्रासंगिक है या इस अवधारणा को बदलने की आवश्यकता है? सामाजिक न्याय की अवधारणा, अब तो सामाजिक न्याय जो है, सामाजिक न्याय कानून से तो सामाजिक न्याय है जी, प्रैक्टिकली भी सामाजिक न्याय मिलना चाहिए जी जी। और सामाजिक न्याय सरकार के तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन समाज के तरफ से भी सामाजिक न्याय मिलना चाहिए जी। गाँव गाँव में परिवर्तन होना चाहिए, हो रहा है जी, जी। जो मैंने पहले भी बोला था कि गाँव में बहुत अनेक लोग ऐसे होते हैं कि वहाँ दलितों पर अत्याचार होने के बाद वो बोलते हैं कि ठीक नहीं है जी, ऐसे बोलने वाले लोग भी गांव में बहुत सारे हैं बिल्कुल। और मैं मूवमेंट से आया हूँ, मुझे मालूम है कि भाई गांव में परिवर्तन हो रहा है जी। और मेरे पार्टी में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, दलित है, आदिवासी है, सभी धर्मों के लोग, ब्राह्मण समाज के भी लोग मेरे पार्टी में हैं। मेरे पार्टी में मैंने ब्राह्मण विंग बनाई है, ओबीसी विंग बनाई है, महिला विंग है, युवा विंग है, छात्र विंग है, डॉक्टर्स विंग है, एडवोकेट्स विंग है, अनेक विंग हमने बनाई है और उसमें अनेक जाति के लोग उसमें हैं। इसलिए बाबा साहब का मेन उद्देश्य ये था कि भाई देश में समानता आनी चाहिए, समता आनी चाहिए। इसका मतलब दलित और सवर्णों ने एक साथ आने से ही हमें मतलब सभी को न्याय मिल सकता है। सर्वे हिताय सर्वे सुखाय। क्या सरकार मंत्री जी SC ST के आरक्षण को निजी क्षेत्र में लागू करने पर विचार कर रही है सर? मुझे लगता है कि ये मांग है कि भाई पहले तो आरक्षण का फायदा दलितों को, आदिवासियों को बहुत अच्छा होता था, लेकिन बाद में कई क्षेत्र प्राइवेट बन रहे, जिस तरह भी एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन हो गया जी जी। तो जहाँ प्राइवेटाइजेशन होता है वहाँ आरक्षण लागू नहीं होता है जी जी। इसलिए हमने पहले भी मांग ऐसा किया था कि भाई प्राइवेट सेक्टर सरकारी क्षेत्र को प्राइवेट नहीं करना चाहिए। अगर सरकार की मजबूरी है कि भाई वहाँ कांग्रेस के जमाने में ये पॉलिसी आई है, ये कोई मोदी साहब के कार्यकाल की नहीं है, तो प्राइवेटाइजेशन कांग्रेस के यूपीए के कार्यकाल से इधर आया है। और इसीलिए मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में अगर प्राइवेट सेक्टर करना ही है तो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देने की मांग हमने की थी और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब एनडीए के प्राइम मिनिस्टर थे तब उन्होंने उसके लिए एक समिति बनाई थी और बाद में यूपीए के टाइम पर भी एक समिति बनाई थी, लेकिन अभी तक उसका कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो हमारी सरकार की तरफ से हमारी अपेक्षा ये है कि रिजर्वेशन मेरे मंत्रालय का विषय है जी जी। तो इसीलिए जो जिस तरह हमारे मंत्रालय ने
इकोनॉमिक सेक्शन को 10% आरक्षण दिया है। जी जी। तो जो जिस जाति के लोगों को आरक्षण मिलता नहीं, उस जाति में भी आर्थिक बैकवर्ड संख्या के अनेक लोग हैं, बिल्कुल, उनके लिए 10% आरक्षण दिया है। जी जी। तो अभी हर जाति को आरक्षण मिलता है। मैं अगर आंकड़े आपको बताऊं जी जी, तो शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन 11 की जनगणना के मुताबिक 16.66% है। जी जी। ट्राइबल का पॉपुलेशन 8.4% है। जी जी। दोनों मिलाकर 25% पॉपुलेशन है। बिल्कुल। तो हमारा पॉपुलेशन 25% है, लेकिन आरक्षण हमको मिलता है 22.5%। शेड्यूल कास्ट 15%, 7.5% शेड्यूल ट्राइब। जी जी। ओबीसी का पॉपुलेशन कालेलकर कमीशन के मुताबिक 52 बताया जाता है। जी जी। सेंसस तो हमारी सरकार ने अनाउंस किया है। जी जी। सरकार ने बहुत बड़ा क्रांतिकारी माननीय मोदी साहब ने निर्णय लिया है, और ओबीसी के साथ साथ सभी जाति का सेंसस जाति के आधार पर करने की अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि ये निर्णय बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसमें हर जाति का कितना परसेंटेज मालूम हो जाएगा। आने वाले दिन में हमें पता लगेगा कि एक्चुअल पोजीशन क्या है। लेकिन मैं थोड़ा आंकड़ा ये बताना चाहता था कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी ये मिलाकर ये 25% और 52% अगर पकड़ दे, मतलब अभी बाद में आंकड़ा नहीं आएगा, लेकिन दोनों मिलाकर 77% है। जी। जिनका पॉपुलेशन 77% है, उनको आरक्षण मिलता है 7.5% और ओबीसी का 27%। जी जी। ऐसा 49.5% आरक्षण मिलता है। बिल्कुल। और अभी 10% आरक्षण तो इकोनॉमिक सेक्शन का हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा कहना ये है कि जिनका पॉपुलेशन 77% है, उनको आरक्षण मिलता है खाली 49.5%, और जिनका पॉपुलेशन बचा है 23%, उनको 50.5% आरक्षण मिलता ही है। बिल्कुल। तो उनको मिलता है, इसलिए आरक्षण हमारा कहना है कि सबको आरक्षण मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मंत्री जी, आपकी जो पार्टी आरपीआई है कि राष्ट्रीय विस्तार की आपकी क्या योजना है? किन किन राज्यों में चाहते हैं कि आपकी पार्टी बढ़े? आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव हो रहा है, तो क्या आप चाहेंगे कि आपके कैंडिडेट वहां पे खड़े हों? हाँ, तो मतलब ऐसा मेरी पार्टी जो है, मेरी पार्टी पहले कुछ राज्यों में थी। जी। जब मैं दिल्ली में माननीय मोदी साहब के सरकार में आया हूँ, तब से नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में मेरी पार्टी है। नागालैंड में मेरी पार्टी के 2 एमएलए है। जी जी। मणिपुर में मेरी पार्टी रिकॉग्नाइज हुई है। जी जी। और हमारे पार्टी को गन्ना किसान ये सिंबल मिला है। मेरी पार्टी मिजोरम में है, मेघालय में है, अरुणाचल में है, सिक्किम में है, त्रिपुरा में है। सभी राज्यों में मेरी पार्टी, दादरा नगर हवेली में, दीव दमन में है। तो सभी राज्यों में पार्टी है। तो आगे मेरा प्रयत्न ये है कि मेरी पार्टी 2 राज्यों में रिकॉग्नाइज है। अभी 2 राज्यों में 5 सालों में पार्टी रिकॉग्नाइज करने का मेरा विचार है। और 4 राज्यों में हम रिकॉग्नाइज हो जाते हैं तो हमारे पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। और मेरा प्रयत्न जारी है। मुझे ऑल इंडिया में मेरी पार्टी काम करती है। मेरी पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन मेरी पार्टी काम कर रही है। और जहाँ तक बिहार का विषय है, तो बिहार में मेरी पार्टी उतनी स्ट्रांग नहीं है। इसलिए मैंने पार्टी ने निर्णय ऐसा लिया है कि एक भी सीट ना खड़ी करके वहाँ एनडीए को सपोर्ट करना है। बीजेपी, जेडीयू और जो दूसरी मित्र पार्टियां हैं, इसलिए बिहार में हम चुनाव अभी लड़ना नहीं चाहते, लेकिन आगे जरूर हम चुनाव लड़ने को विचार करेंगे। मंत्री जी, क्या आपको लगता है कि महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक जैसे फ्रंट हैं, दलित हितों को सही तरीके से प्रतिनिधित्व दे पा रहे हैं? दोनों ब्लॉक की बात कर रहे हैं, क्या दलितों का प्रतिनिधित्व दोनों पार्टियों में सही ढंग से है? मुझे लगता है कि दलितों को न्याय देने की भूमिका माननीय नरेंद्र मोदी साहब की है, लेकिन जो महागठबंधन है, महागठबंधन की भूमिका जो है, भूमिका ऐसी है कि खाली बातें करने की है। जी जी। जब गरीबी हटाओ का नारा माननीय इंदिरा गांधी जी ने दिया था, लेकिन गरीबी हटाने में कांग्रेस पार्टी को सफलता मिली नहीं। भ्रष्टाचार से लब्ध जो भारत था, उसको भ्रष्टाचार से बाहर निकालने का मोदी साहब ने ये किया है। जी जी। तो महागठबंधन तो खाली बोलते हैं, लेकिन दलितों के लिए जितना निर्णय लेना चाहिए उतना नहीं लेते हैं। जितने निर्णय माननीय मोदी साहब के कार्यकाल में हुए हैं, जी जी, वैसे निर्णय पहले नहीं हुए, कुछ भी नहीं किया, ऐसा हमारा आरोप नहीं है। जी जी। लेकिन जितना करना चाहिए था उतना पहले सरकारों ने नहीं किया था। लेकिन अभी दलितों में अच्छी इम्प्रूवमेंट हो रही है, दलित जागरूक हो रहे हैं और दलित छोटे मोटे उद्योगों में आ रहे हैं। तो ये दलितों में एक अच्छी आर्थिक शक्ति बढ़ रही है। जी। मंत्री जी, आप महाराष्ट्र की राजनीति में एक अलग पहचान रखते हैं। आने वाले 29 के चुनाव में आपकी रणनीति क्या होगी? 29 के चुनाव में किस तरीके से आप पेश आएंगे महाराष्ट्र में?
हाँ, महाराष्ट्र में तो अभी 29 में जो हमारा चुनाव होगा, जी जी, तो मेरा एक कोशिश रहेगा कि भाई मैं लोकसभा लड़ना चाहता हूँ। जी जी, मैं 24 में भी लोकसभा में शिरडी से चुनकर आना चाहता था, जी जी, लेकिन मुझे टिकट नहीं दे दिया गया। जी जी, तो मेरी पार्टी महाराष्ट्र में अगर रिकॉग्नाइज होनी है, करनी है, तो रिपब्लिकन पार्टी को कम से कम 2-3 सीटों तो मिलनी चाहिए लोकसभा जी, जी, जी। की। वो प्रयत्न मैं करूंगा। जी। विधानसभा में 10-15 सीटें तो उनको मिलनी चाहिए, जी, जी। ताकि हमारी पार्टी तो हर गांव-गांव में मेरी पार्टी बिल्कुल, छोटी पार्टी है, जी, जी। लेकिन गांव-गांव में मेरे वोटर्स है। जी जी, इसलिए आने वाले 29 के लोकसभा में 2-3 सीटों की अपेक्षा हमारी है। जी। 6 महीने के बाद जो विधानसभा आएगी महाराष्ट्र में, जी। तब 10-15 सीटें हमको मिलनी चाहिए। जी। ये हमारी अपेक्षा रहेगी। जी। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल अंत में। भारत एक युवा राज्य है, युवा देश है, तो युवा दलितों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो सामाजिक कार्य में आगे आना चाहते हैं? मुझे लगता है कि सारे देश भर में नरेंद्र मोदी जी की हवा है। जी सारे देश में नरेंद्र मोदी जी की हवा है, इसीलिए आज अपना देश युवा है। जी। तो युवाओं को बहुत प्राधान्य देने का काम हमारे एजेंडा में है। जी। जब गरीब है, युवा है, महिला है, किसान है, ऐसे लोगों को न्याय देने की भूमिका हमारी है। जी जी, और इसीलिए युवा लोगों को ही मतलब बड़ी ताकत देने की आवश्यकता है। युवा अगर बहुत ही आक्रामक सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में रहेंगे तो देश और भी अच्छी प्रगति से आगे बढ़ सकता है। जी जी, इसीलिए युवाओं को प्राधान्य देने की भूमिका हमारी सरकार की है। खेलों में युवाओं को बहुत ज्यादा न्याय देने का हमारा प्रयत्न है। सोशल मीडिया में युवा काफी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। जब मैं अमेरिका जाता हूँ, लंदन जाता हूँ, दुबई जी। जाता हूँ, तो वहाँ के नौजवान लोग पूरा सोशल मीडिया में पूरा इंडिया का राजनीति उनको पूरा मालूम होता है। जी बिल्कुल। इसलिए मुझे लगता है युवा पीढ़ी जो है ये आगे बढ़ रही है और युवा ही देश की प्रगति कर सकते हैं। इसलिए युवाओं को मैक्सिमम न्याय देना ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। जी मंत्री जी, आप स्टार व्यूज से बात की, आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच।